जैसा कि आज आदेश हुआ है संघ का कि मुझे आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुख्य कंसेप्ट देना है। संघ की बात रखनी है। संघ क्या सोचता है आज के विषय के बारे में। जैसा कि पहले सत्र में आजाद सर ने कहा, अभी अतिंदर सर और परियार सर और योगेंद्र सर ये सेशन चला रहे और बहुत अच्छी चर्चा भी चल रही है। पर उसके बीच में एक बात ऐसी हुई कि हमने महाराष्ट्र के लोगों को आज आह्वान किया था, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज महाराष्ट्र से लगभग 46 लोग जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को ठीक तरीके से बात करते हो, उनके साथ संवाद करते हो, उनके गांव में चले जाते हो, उनके शहर, उनके गांव में, उनके कस्बों में, उनके बस्तियों में, और बताते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं और हमारा जो पवित्रा है, हमारा जो काम है लोगों को जुड़ने का और जोड़ने का है, तो वो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। हमने अभी पिछले 5-6 दिन में महाराष्ट्र का लगभग विदर्भ का दौरा किया था। उसमें हमने ये देखा कि बहुत बड़ा रुझान है लोगों में कि लोग जुड़ना चाहते हैं, बट उनके पास ये तरीका ही नहीं कि कैसे जुड़े। क्योंकि बात ऐसी है कि 29 लाख संगठन है रजिस्टर, उसमें से लगभग 4 से 4.5 लाख संगठन एक्टिव है, और सारे के सारे संगठन एक ही बोलते हैं कि हमको लोगों को जोड़ना है। हम लोगों को जोड़ के सारे पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर, हमारा कल्चर, सारा कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सारे लोग संविधान की बात करते हैं। सारे लोग हमारे जितने भी समन संघ की पुरखे हैं, ये बुद्ध से पहले तथागत बुद्ध है, सम्राट अशोक है, पेरियार है, ये संत रविदास है, कबीर दास है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज है, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई है, ये सारे हमारे जितने भी है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनकी सभी की बात करते हैं और इनको इनके विचारों के ऊपर चलना चाहते, ऐसा ही कहते हैं। पर रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे संविधान ने हमको 26 जनवरी 1950 को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि आपको सदियों से लगभग 1000 से 1500 साल तक जो बेसिक अधिकार भी नहीं थे, आप खुली नजर से या आपका सीना तान कर रास्ते पे चल भी नहीं सकते थे, आप पैरों में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। कम से कम इतना तो हुआ कि हम लोग संख्या में अभी 1.5% लोग जो SC ST के हैं वो आज नौकरी पेशा में है। लगभग 1% लोग छोटी मोटी इंडस्ट्री के सेक्टर में है। कुछ लोग जो ऐसे है कि थोड़े बहुत इस्टेब्लिश हुए, पर जो समाज का लगभग अभी जितना SC ST और OBC का तबका है, जो कि भारत का 120 करोड़ का है संख्या में, और वो लगभग 85% का है। पर इसके हालात अगर कंपैरेटिवली देखे जाए तो हम लोग जैसे कि तैसे ये कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जितना संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के जो कुछ प्रावधान है वो, और जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर दिया था, वो स्पेस अब घटकर माइनस और निगेटिव में चला जा रहा है। आज की अगर बात कर लूं तो आज का बजट का अलोकेशन जो है वो मैं देख रहा था। मैं मोटे तौर पर कहता हूं क्योंकि उसका तो एनालिसिस कल परसों हो जाएगा, बट आज का जो आउटले है बजट का, वो एक क्वार्टर उसमें से निकल गया। क्योंकि बजट अभी जुलाई में पेश हुआ, उसमें से अब अप्रैल से लेके तो 3 महीने का बजट उसमें नहीं है। इसीलिए अगर ये पूरे साल का होता तो ये लगभग 55 लाख करोड़ का होता, क्योंकि पिछले साल का जो बजट है वो 45,42,000 करोड़ का था। आज का बजट का टोटल आउटले है 48,21,000 करोड़। अब इसमें से मोटे तौर पर ये देखते हैं कि जितने भी हम समन है, जन्मजात समन है, SC ST और OBC, इनको क्या कुछ मिला, कितना मिला हमको, जिससे कि हम मेजरमेंट लगा सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं पिछले 70 साल के इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में। तो इसमें से हमको देखा गया, इसमें से 2,75,282 करोड़ का बजट का आउटले है SC ST के लिए। और बाबा साहब ने प्लानिंग रेजुलेशन में लिख, जो अभी जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, तो कहते हैं कि 10% ऑफ द जनरल बजट, 10% ऑफ द फंड दैट शुड बी अलोकेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अगर इसको आज के हिसाब में अगर देखा जाए तो लगभग हमको 4,82,000 करोड़ का अलोकेशन होना चाहिए था, बट हुआ है 2,75,000 का। मतलब 2,10,000 करोड़ हमारे हिस्से के कहीं और खर्चा किए। लेकिन बजट में अंदर शब्द में लिखा है कि SC ST के लिए 35% बजट का एक्स्ट्रा दिया गया।
मतलब पिछले साल जो दिया था उसमें से खर्चा नहीं किया था लगभग 50,000 करोड़ का, और उसमें से वो 50,000 करोड़ बजट का पिछले साल का बताया, और उसका बताने के बाद ये बताया गया कि 35% ऑफ अलोकेशन हो गया, इसीलिए SC ST लोग खुशी से तालियां बजाएं। पर असल में जब रेजोल्यूशन जो पारित हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्लानिंग कमीशन में, वो कहता है वो कानून है, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा हक है, और सारे SC ST के लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में चैप्टर 3 में। तो कितने लोगों को पता है कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट से हमको 4,82,000 करोड़ मिलने चाहिए थे, और हालात ऐसी है कि 2,75,000 करोड़ मिलने के बाद भी बोलते हैं कि 35% एलोकेशन आपको ज्यादा कर दिया है, परसेंटेज बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये शैडो फिगर क्यों खड़े होते हैं, इसके पीछे का कारण अगर देखेंगे तो आज के सब्जेक्ट से रिलेट करता है। क्योंकि हम लोग चाहते क्या है, हमने चाहा कि 26 जनवरी को 1950 को हम एक रिपब्लिक बन गए। रिपब्लिक कौन सा? तो यूनियन ऑफ इंडिया का रिपब्लिक बन गया। इससे पहले तो हम वैसा राज्य नहीं था, अंग्रेजों का राज था, तो राजेशाही थी, मोनार्की थी, क्वीन, इंग्लैंड के क्वीन के अंडर में हम आते थे। उससे पहले तो मनुस्मृति का राज था, उसमें तो कोई फंडामेंटल राइट या डायरेक्ट प्रिंसिपल कुछ भी नहीं था हमारे पास, और हालात भी ऐसी थी कि हमको समझ में भी नहीं आता था। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन ने, और जिसने ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बनाया, उसके कहने से और उसके पढ़ने से कम इतना तो कहते हैं कि हमको कुछ मूलभूत अधिकार है, बट क्या उन मूलभूत अधिकारों को टोटली हम लोग पा सके? बिल्कुल नहीं, उल्टा वापस गया। अब ये इसका अगर देखते हैं हम लोग क्यों जुड़ना चाहिए, और जुड़ने के लिए समन संघ की भूमिका क्या है, और संगठनों को ये बात कैसी समझानी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 1991 में ये दौर शुरू हुआ एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में लिखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे मूलभूत अधिकार थे SC ST और OBC के। उसके बाद तो मैं एक बात सरप्राइजिंग कहता हूं, एक बात तो इतनी सरप्राइजिंग है कि माइनॉरिटी समाज जो है, खासकर मुस्लिम समाज, उसके लिए इस बजट में कितना रखा है पता है? पिछले साल मुस्लिम समाज को, या माइनॉरिटी में से मुस्लिम समाज को 10 करोड़ का अलोकेशन था पिछले साल का। इस साल का बजट है एक क्वार्टर का छोड़ दो, फिर भी 2 करोड़ का बजट अलोकेट हुआ है। तो सोचो तुम, जिस समाज को सिर्फ 10 करोड़ का बजट पिछले साल था, और उनकी संख्या लगभग 12 से 13% है, और यहां पर जो प्लानिंग कमीशन का रेजोल्यूशन कहता है कि जिसकी पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन के हिसाब से उनका एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए था बजट का। बट एक माइनॉरिटी समाज को 10 करोड़ से 2 करोड़, इसका मतलब है कि हम कहां पर खड़े हैं अभी। ऐसा होता क्यों है? ये इसीलिए होता है कि मैं अपने संगठन को अलग अलग काम में इन्वॉल्व करके रखता हूं। जैसे मेरा कोई इकोनॉमिक संगठन है, तो मैं कहता हूं कि सारे भारत की इकोनॉमी दुरुस्त करने का काम सिर्फ मेरा ही संगठन कर सकता है। और ऐसे हजारों संगठन है इकोनॉमिक फील्ड में काम करने वाले, तो वो कहते हैं कि भाई बजट का एलोकेशन क्यों नहीं हुआ, चलो हम कल से प्रोटेस्टेशन करेंगे। तो प्रोटेस्टेशन करने के लिए समाज के लगभग 4.5 लाख संगठन हैं SC ST और OBC के, उनमें से आते हैं आगे 10, 15, 20, और वो भी एक संगठन इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग 9 अगस्त में, 20 अगस्त में इतने ये मुद्दे के ऊपर हम प्रोटेस्टेशन करने के लिए पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, या किसी CM के सामने जाएंगे, या किसी राज्य की राजधानी में जाएंगे, और हम हमारा प्रोटेस्टेशन करेंगे। और वहां पर जाते वक्त उस संगठन का यही हेतु होता है कि ये विषय मैंने चढ़ा है, और ये जो मोर्चा है, ये आंदोलन है, मैंने शुरू किया है, तो सारे लोग मेरे नेतृत्व में ही खड़े हो जाए, ये बात आती है। और अलग अलग दूसरा संगठन ये सोचता है कि इसने 9 अगस्त का रखा है, मैं 10 अगस्त का रख देता हूं, कोई कहता है कि मैं 15 अगस्त में रख देता हूं, कोई कहता है कि मैं 20 अगस्त में रख देता हूं। तो काम तो करते हैं हम लोग, लेकिन उसका परिणाम क्यों नहीं निकलता, इसके ऊपर बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बाबा साहब बार बार कह के गए हैं कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। प्रेरणा इंसान को प्रवृत्त करती है, प्रेरणाओं की आदत इंसान में परिवर्तन करती है। तो हम लोग प्रेरित तो होते हैं, लेकिन उतने प्रेरित नहीं होते जितने की हमको होनी चाहिए। और बाबा साहब ने यह भी लिखा है कि एक पीढ़ी जब जागरूक होती है तो वो प्रेरणा देती है, और उसके 20-30 साल तक एक पीढ़ी बहुत प्रेरित होती है, इकट्ठा हो जाती है, काम करती है, रिजल्ट भी लाती है। पर दूसरी पीढ़ी अगर वो प्रेरणा अगर कंटिन्यू नहीं रखती है,
तो दूसरी पीढ़ी सिर्फ उपभोग लेने वाली होती है। जैसे कि हमने देखा बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब का एक बहुत बड़ा आंदोलन आया था। उन्होंने बहुत होप निर्माण की थी, आशा निर्माण की थी कि चलो हम लोग एक राज्य में 4 बार हम सत्ता में आ चुके हैं, ऐसा अगर प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग सेंटर में भी पावर में आ जाएंगे, पॉलिटिकल इसका कन्वर्जन होगा हमारे सोशल और इकट्ठा आने का। पर हुआ उल्टा, क्योंकि एक जनरेशन प्रेरित हो गई थी, प्रेरणा की जो आइडिया है दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यू नहीं गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहली जनरेशन वालों ने ये सोचा नहीं कि मुझे जो इतिहास में जो दुख मिला वो दुख मेरी अगले जनरेशन के लिए नहीं मिलना चाहिए, इसी सोच में रहा। और दूसरी जनरेशन को उसने कुछ भी नहीं दिया, वो इतना ही सोचता रहा कि जो दुख मुझे मिला मेरे बच्चों को ना मिले, इसीलिए बच्चों को बड़े लाड़ से प्यार से उसको बड़ा करते रहे और उसको कुछ लेन देन नहीं रहा। इससे ये हुआ कि एक जनरेशन का लोन दूसरे जनरेशन तक नहीं पसरा, नहीं फैल गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आज हम जितना कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जो हमारे हक और हुकूक और अधिकार दिए थे, वो आज हमारे पास नहीं है। और विरोधी वाला तो यही चाहता है कि तुम लोग ऐसे ही बटे रहो। तो इसका इलाज क्या है? इलाज एक ही है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहे। जो स्टीव जॉब्स नाम का जो आईफोन का जो फाउंडर है, उसकी एक किताब है द डॉट्स, वो उसमें कहता है कि ये जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई हुई है, ये टच टेक्नोलॉजी उसके पहले क्वार्टर कीपैड की थी, जो ब्लैकबेरी का मोबाइल बड़ा फेमस हुआ करता था, में बिल्कुल बटन दबाते थे। लेकिन अब टच थेरेपी वाला, टच वाला आ गया, तो अभी सेंसर वाला आ जाएगा, इसके बाद तो हमारे हाथ में सेंसर हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई। वो स्टीव जॉब्स कहता है कि ये जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, ये टच आ गई है, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से 10 गुना ज्यादा हमारी प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्या हम इकट्ठा होने को तैयार है? वो कहता है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द एवरी सफरर पर्सन, जो सफर कर रहा है, जो दुखी है, जो वंचित है, ऐसे समाज का हिस्सा जो भी साथी है, क्या वो डॉट की तरह कनेक्ट होना चाहता है? क्योंकि उसने लिखा है कि जैसे कोई चित्र बनता है तो हमको चित्र एक इंसान का चित्र दिखता है, एक जानवर का चित्र दिखता है, लेकिन वो कहता है कि उसको आप तोड़ोगे एक एक बिंदुओं में तो एक डॉट 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 करके आया है। तो यही बात 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने भी कही थी। वो कहते हैं कि सब्बे पय्यालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। ये ऊर्जा जो है डॉट में चलती है और एक फ्लो में जब जाती है तब ऊर्जा का परिणाम होता है और वो आपको परिणाम देती है। जैसे बिजली गिर गई ऊपर से, वो एक डॉट में एक कलेक्टिव होकर अगर आती है तो वो अपना परिणाम देती है। अभी इलेक्ट्रिक का करंट आता है हमारे बीच में, तो एनर्जी के रूप में आया तो आपको मार भी सकता है, क्योंकि वो एक इकट्ठा होकर उसकी तरंगे होती है और उस तरंग का परिणाम 1000 गुना ज्यादा होता है। तो ये जुड़ने और जोड़ने का तंत्र है। तथागत बुद्ध के बाद, जैसे बुद्ध के पहले भी था संघ, पर बुद्ध ने इसको एक साइंटिफिक ढंग से रखा और उन्होंने कहा कि एक सूत्र है, आप सारे लोग संघ में इकट्ठा हो जाओ और जो डिसाइड करो, उस डिसाइड करने के बाद अलग अलग दिशा में जाओ। बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है, लोकानुकंपा है। वो कहते हैं कि हे भिक्षुओं, हे बहुजनों, हे समणों, आप अलग अलग दिशा में संदेश लेकर जाओ और उन लोगों को उनके प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करो, उनके बीच का जितना भी दुख है उसको समझ लो और उनका एक संघ बनाओ। संघ बनाने के बाद आप जब काम करोगे तो पहली बात ये होगी, वो कहते हैं कि आपके विचारों का टकराव होगा। विचार अलग अलग होते हैं, पर आपको अगर अपना कल्चर या अपनी पहचान बनानी है तो विचारों का एक दूसरे के साथ संपर्क करना होगा। विचार संपर्कित हो जाएंगे तो उसमें से कुछ विचार जो है, जो बिना काम के होते, ना काम के विचार, वो डिलीट होते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि खामोखाम हम 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 1 साल से अलग अलग प्रकार के विचार अलग अलग दिशाओं में, मेरा ही कहना सही है ऐसे करे। पर जब मैं ये सोचता हूं कि 10 मुद्दे हैं और 10 मुद्दों में हम लोगों के एक एक मुद्दे के ऊपर अलग अलग विचार है, पर उसमें से कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 5 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सभी लोगों का एक मत हो जाता है। क्यों ना हम जिस मुद्दों पर हमारा एक मत हो जाएगा उस मुद्दे के लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। तो इतने 29 लाख संगठन है, उनके लिए समन संघ यही कहता है कि भाई सबसे पहले जरूरी है कि आपको इकट्ठा आना पड़ेगा। इकट्ठा आने के बाद हो सकता है कि आपके विचार अलग अलग हो, लेकिन आपको आपका कल्चर इस्टेब्लिश करना है,
आपको आपकी पहचान बनानी है। जब तक आपकी पहचान नहीं होती तब तक आपको परिणाम मिलने वाला नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आज मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ अमरावती में, अगर मैं मुंबई में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि विदर्भ से आया है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरी पहचान होगी अमरावती डिस्ट्रिक्ट की। और मैं विदर्भ के बाहर गया तो कहते हैं कि विदर्भ से आया, मैं मुंबई में गया तो विदर्भ से कहते हैं, और मैं दिल्ली या यूपी या बिहार कहीं भी चला जाता हूँ तो कहते हैं कि महाराष्ट्र से। तो मेरी पहचान बदलती जा रही है। अगर मैं यूएस में जाता हूँ, यूके में जाता हूँ या जर्मनी में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि इंडिया से आ गया, तो मेरी पहचान होगी मैं इंडिया का हूं। पर जो वमन है, जो पिछले 70-72 साल से आपके सिर पे बैठा है और सत्ता स्थापित किए हुए संख्या में तो 3.5% है, पर फिर भी आपके हाथ में, अपने हाथ में सारा का सारा कंट्रोल रखे हुए है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान एक है। वो गली में भी वही वमन है, ब्राह्मण है, वो आपके जिले में भी वही है, आपके राज्य में भी वही है, आपके देश में भी वही, और फॉरेन में भी चला जाता है तो उसकी पहचान वो सिर्फ यही बताता है कि मैं ब्राह्मण हूं या वमन हूं। पाली में उसको वमन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने ये ठीक तरीके से सोचा है कि जब तक मैं मेरी पहचान को चिपक ना जाऊं, जब तक मैं मेरी पहचान कायम ना रखूं, तब तक मुझे कोई पहचानेगा नहीं, कोई मुझे वैल्यू नहीं देगा। अब सोचो, आप 120 करोड़ की संख्या में है हम लोग, 29 लाख संगठनों में अलग अलग बिखरे हुए, 6743 जातियों के गुटों में हम लोग बटे हुए हैं। तो क्या एक लोग इकट्ठा आएंगे एक जगह पे? बिल्कुल नहीं आ सकते। उसके लिए एक ही सूत्र है, एक ही धागा है कि आपको पहले, सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा, अपने बीच के पद को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, मंचमाला को, अहंकार को, ये सारी बातों को आपको भूलना पड़ेगा। ये जब धीरे धीरे भूलेंगे, एक दिन में नहीं होता। किसी का अहंकार एक दिन में नहीं चला जाता, किसी का गुस्सा भी एक दिन में नहीं जाता। बुद्ध ने कहा कि रागच्च दोषच्च मोहच्च पानन, ये राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, ये तृष्णा है, ये एक दिन का खेल नहीं है, इसको कई दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप एक रास्ते से जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे उस अलग मोड़ पर, अगले मोड़ पर हमको पता चलेगा कि मैं जो अकेला चल रहा हूं, चलो मैं दूसरों के हाथ में हाथ मिला लेता हूं। और जैसे जैसे दूसरों के हाथ में हाथ मिला लेंगे हम, तो संगठन वाले ये सोचेंगे कि भाई ये रास्ता ठीक है। समन संघ यही अपील कर रहा है पिछले 3 साल से। आज का जो मीटिंग का दिन है, 1176वीं मीटिंग है सर। ये 1176 दिन से पिछले ये समन संघ मीटिंग कर रहा है, निरंतर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज लगभग 196 हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये लोग अगर एक दूसरे को समझने को तैयार है तो ही इसका आगे का पड़ाव शुरू हो जाएगा, आगे का कदम आ जाएगा। लेकिन जो लोग इसके बीच में नहीं आएंगे, जो तैयारी नहीं रहेंगे अपने पद, पैसा, मंचमाला, प्रतिष्ठा और अपनी पॉलिटिकल व्हील, अपनी सोशल व्हील या नेतागिरी की छोड़ने को, तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला। इसीलिए समन संघ का यही कहना है कि सबसे पहली बात है कि आपको जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है। दूसरी बात है कि आपकी पहचान बनानी है। जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी, आपका कल्चर इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक, जैसे कि बाबा साहब ने लिखा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर एक राजनीतिक परिणाम करने से पहले आपको सोशली और कल्चरली इकट्ठा होना होगा, और सोशली कल्चरली इकट्ठा होने के लिए आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनके साथ हमेशा के लिए संवाद करना पड़ेगा। आपको गांव में, बस्तियों में और अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पुरखों का इतिहास अगर देखोगे तो जैसे तथागत बुद्ध को ले लो, तो उन्होंने तो घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, पैर में चप्पल तक नहीं होती थी उनकी, और चीवर भी 2 या 3 ही होते थे। जो राजकुमार हुआ, जो एक राज्य का, एक बड़े सूबे का या बड़े क्षेत्र का, कपिल वस्तु का जो राजकुमार कहलाया जाता था, उसने सारा कुछ छोड़ दिया। क्यों? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गई कि लोगों को इकट्ठा करने सिवा कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने कहा कि मैं अकेला दुनिया को दुरुस्त नहीं कर सकता, मेरे पास लोगों को दुरुस्त करने का फार्मूला है, और इसके लिए लोग इकट्ठा आ जाएंगे और वो ये फार्मूला अडॉप्ट करेंगे अपने अपने लेवल पर, तो ही उनको इकट्ठा होने का काम शुरू होगा उनके बीच में। तो उन्होंने बात शुरू की। उनकी बात अगर सीधे हम बाबा साहब तक लेके आए तो बाबा साहब ने भी यही कहा। वो कहते हैं कि आई बिलीव दैट माई पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ यूनिफिकेशन। लोग इकट्ठा आने के लिए, और जैसे कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो ज्यादा जोर देते हैं संगठित होने के लिए। 1920 में शाहू महाराज को उन्होंने आश्वासन दिया था मानगांव में, और
20 के ही दिसंबर में नागपुर में एक सभा हुई थी डिप्रेस क्लास की। उसके बाद 1928 में 10,000 लोग जुड़े। 1942 में 75,000 लोग जुड़े थे 3 दिन के लिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब अधिवेशन लगा, तब जाके बाबा साहब ने कहा कि 1920 में मैंने जो सोच आपके मन में डाली, उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि आप पहचान हो गई आपकी कि आप केवल लेबर नहीं हो, आप श्रमण नहीं हो। श्रमण को हमको किस तरीके से बना दिया, श्रमण बोला है। श्रमण का अर्थ क्या होता है? लेबर करने वाला, मजदूरी करने वाला। पर इतिहास में अगर हम झांक कर देखते हैं तो हम समन थे। और समन का अर्थ क्या होता है? समता में बिलीव करने वाला, इकट्ठा रहने वाला, एक जैसी सोच रखने वाला, दूसरों के ऊपर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा रखने वाला। और वो समन कौन था? तो राजा था, वो कारागिर था, वो वाइस चांसलर था, प्रोफेसर था, व्यापारी था। और भिक्षु संघ बनकर वो व्यापारियों के साथ ईरान इराक तक की बाउंड्री तक, और आज के भारत से 2.5 गुना बढ़ गया था। तो ये सूत्र हमारे पुरखों का है। पर हमने क्या किया? पिछले लगभग 70-72 साल से अपना ही चेहरा चमकाने का काम हम कर रहे हैं। संगठनों को ये सोचना चाहिए कि मैं अकेले के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं जुड़ूं तब तक मुझसे कुछ नहीं। और इतिहास में क्या प्रेरणा है? हमारी मोटिवेशन की क्या प्रेरणा है? एक इंसान आता है, अपने 5 बच्चों में से 4 बच्चे पीछे खो देता है, गंवा देता है, मर जाते हैं उसके बच्चे। अपनी प्यारी सी पत्नी मर जाती है, और उसमें से 3 बच्चे मरते हैं, तो उस वक्त वो हाजिर भी नहीं होता। आप क्या कहोगे ऐसे इंसान को, जिसने समाज को दुरुस्त करने के लिए, वो तो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, दुनिया का बेस्ट इकोनॉमिस्ट था, दुनिया की सबसे बेहतरीन बैंक का उसने फिलॉसफी बनाई थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उसने जातियों को नष्ट करने का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का इतना विश्व विजय ग्रंथ लिखा है। वो रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में कहता है कि तुम्हारी पुरानी संस्कृति क्या थी और आगे जाके आपकी संस्कृति को किस तरीके से ढालना है, किस तरीके से बढ़ाना है, ये सारा कुछ करके गया, अपना जीवन न्यौछावर करके, अपना जीवन दांव पर लगाकर। सारे जो जितने पुरखे समन हैं, चाहे ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को देखो, तथागत बुद्ध को देखो, अशोक सम्राट को देखो। सम्राट अशोक ने तो भी अपना युद्ध छोड़कर अपनी पॉलिसी बनाई और उसी को कानून बनाया जो कि समरों का विचार था। ये सारे पुरखों के जीवन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इसमें त्याग और त्याग ही है। और हम चाहते हैं कि मैं एक संगठन बनाऊं, मैं अध्यक्ष बनूं, मेरे संगठन के अंदर में सारे लोग इकट्ठा हो जाए और मुझे लोग नेता चुने और इसका परिणाम ये हो जाए, फिर मैं सब कुछ करूंगा। ऐसा नहीं होता है, हम उल्टा चक्र चल रहे हैं। हमको सीधे मार्ग से चलना चाहिए। बुद्ध ने उसको ऊर्ध्वगामी गोलाकार मार्ग कहा है। बुद्ध कहते हैं कि आपकी जो चाल है वो गलत दिशा में जा रही है। आपको सही दिशा में जाने के लिए दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़ना होगा। इसी तरीके से एक संगठन दूसरे संगठन के साथ अगर बैठने को तैयार है तो समन संघ, जैसा कि गुरुदेव सर ने आप बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने कहा कि ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा काम करता है। हम कोई नेता नहीं बनना, जो बनेंगे बनेंगे। हमारे समन संघ के भी जितने सारे अगर वो प्योर तरीके से स्पोक बनेंगे, समन संघ की फिलॉसफी उनको एकदम गहराई से समझ में आ जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये विचार लेकर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, जरूर जाएगा वो। पर उसके बीच में पद, प्रतिष्ठा, मंच माला की लालसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा, तन्नानंग है मत जगह। जब मैंने तृष्णा को खत्म कर दिया तो मैं समन बन गया हूं। और यही जो है हमारे बीच की तृष्णा को हमको त्यागना पड़ेगा। अगर ये हम छोड़ेंगे तो अपने आप हम लोग एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार होंगे। और जब तक हम दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आपका भविष्य नहीं हो, कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि आपके बच्चों का क्या होगा। जो 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो काम शुरू हो गया, उसने आपको आपका भविष्य खतरे में डाल दिया है। आज तो कल की बात मैं बताता हूं। एक संगठन में जाने के लिए शासकीय कर्मचारियों को अलाउ कर दिया, और जो वो संगठन संविधान को नहीं मानता, संविधान को जलाता है, वो संगठन में जाने के लिए शासकीय कर्मचारियों को अलाउ कर दिया गया। ये कितना खतरनाक निर्णय क्यों हुआ? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, आप इकट्ठा नहीं हो और अपने आंखों के सामने सब कुछ खोया जा रहा है। दूसरा एक खतरनाक, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रेजोल्यूशन मैं बताता हूं कल का ही। बच्चे जो पहली कक्षा से 10वीं कक्षा में जो पढ़ते हैं, SC ST OBC के, VJNT के, उन बच्चों के लिए जो एक स्कॉलरशिप दी जाती है एडमिशन के लिए और ट्यूशन के लिए, जो स्कूलों में भरी जाती है या प्राइवेट संस्थाओं में भरी जाती है, उसका कल ही रेजोल्यूशन पारित किया स्टेट गवर्नमेंट ने। वो पैसा खर्चा करेगा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, लेकिन GR निकाला गया कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ
कौन से बच्चों को मिलेंगे? यस, ये सिर्फ उनको मिलेंगी ओबीसी, विजेएनटी, और इन्हीं बच्चों को मिलेंगी, एससी एसटी के बच्चों को नहीं मिलेगी। इसका मतलब सोशल जस्टिस का बजट और एससी के बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इतना खतरनाक निर्णय, आए दिन ऐसे निर्णय आ रहे, आए दिन ऐसा सारा कुछ हो रहा है, आपके नजर के सामने सब कुछ हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरा संगठन, अकेला संगठन, मैं नेता, मैं अकेला नेता, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूं। हमको ये सारा कुछ भूलना पड़ेगा। जब तक सारे संगठन इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपके बच्चों का भविष्य कोई खरा नहीं है। आपके बच्चों को तो कम से कम आज छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो 2029 के बाद ये सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आपके बच्चों को लेबर बनने के सिवा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आज के बजट में डिसाइड किया है 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करा दी गई है। आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, आपकी शिक्षा खत्म कर दी जाएगी, और आपको महीने भर का राशन दिया जाएगा। जो गुलाम होता है, जो खाने पीने के लिए मोहताज होता है, वो आवाज नहीं उठा सकता। ये दिन दूर नहीं है। अगर ये दिन नहीं आना चाहते हो तो सारे संगठनों को समन संघ अपील करता है कि भाई सारा कुछ छोड़ के एक ही काम करो, जुड़ने और जोड़ने का काम करो, अपनी पहचान बनाओ। अगर अपनी पहचान नहीं बनाते हो, जुड़ना नहीं चाहते हो, तो अपने पुरखों का नाम लेना छोड़ दो कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, छोड़ दो भी कि बाबा साहब का मैं उनका वारिसदार हूं, विचारों का वारिसदार हूं, छोड़ दो ये सारे पुरखे हमारे कोई हमसे रिलेट करते हैं। अगर ये नहीं करोगे तो आपके जैसे बिल्कुल एहसान फरामोश लोग कोई नहीं होंगे। इसीलिए समन संघ आह्वान करता है आपको कि चलो इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ। कुछ बातें होंगी आए दिन में, हम 1 साल 2 साल 3 साल में हमने तो यह तय किया कि 2029 तक अगर हम लोग 1 करोड़ की संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे तो सारे लोग, इवन सत्ताधीश लोग भी आपके घर में चौखट पर आएंगे और पूछेंगे कि मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूं, मैं सोशल में काम करना चाहता हूं, मैं इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। अगर ये सोच आपकी है तो समन संघ का दरवाजा आप आते हैं कि चलो आ जाओ और आज से शुरू कर दो। अगर ये नहीं चाहते हो तो हम कल से आपको ये कहेंगे कि आप ही हो नहीं चाहते हो इकट्ठा आने के लिए, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या चाहे आपका अहंकार का प्रॉब्लम होगा, पद पैसा प्रतिष्ठा का प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। आपकी पहचान नहीं बनेगी तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इतना ही मुझे आज के कंसेप्ट में कहना था। अगर मेरी बात में कुछ गलत हुआ हो तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित 185 हमारे समन संघी भाई बहन हैं वो मुझे माफ करे, समन संघ मुझे माफ करे। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। मैं समन हूं, हम सब समन हैं।